मछलियां। उषा प्रेमबदा। विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे हुए फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो ये गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है। पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजी की आंखों में आंसू है। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने की वह रो रही है। 3 महीने के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वो यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुक्की नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ है बेचारा नटराजन। विजी चाहती है कि वह इस बात का बुरा न माने कि नटराजन को मुक्की अच्छी लगती है, कि मुक्की ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया, कि स्वयं नटराजन ने अब एक बार भी यह नहीं पूछा कि विजी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो विजी को सब कहने का अवसर मिले जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनी वाले सड़क अचानक ही अंधियारी और उदासी से दिखने लगते हैं। अब नटराजन को विजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से देखा नहीं जाता। स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में यह अभी तक संतोष है कि कभी विजी के सन्मुख अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। जो अभी तक विजी से नहीं कहा है और उसे गोप्य रखा है, अब उसे कहने की जरूरत भी क्या है। घर पहले आता है, वहां वह एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफी पीकर चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था अवश्य। नटराजन जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा तो वह बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुकी में लंबी अनबन है। विजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुनती, पर नटराजन तो अभी स्वतंत्र है। मैंने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ। अपने पर्स को मेज पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का एक पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट का शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छीट वाला वही खोल। चाय पियोगे या कॉफी? विजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्क भाव से खड़ी रही। कॉफी हो तो कॉफी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वह बोलती है, विजी ने कहते हुए अपने आप को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाजा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी पर थोड़ा सा आगे उठकर पूछा, कौन? रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को न दिख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वस्ति सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई से पानी गिरने की झरझर आवाज आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक के पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठा नटराजन से इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है, जैसे उसने अपनी भावनाओं, विचारों को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने के कारण उसे कुछ वर्ष और यहीं रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है।
मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह से निभा कर सकेंगे, पर यह सब बीजी को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी। ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। बीजी क्या बना रही हो? नटराजन आवाज ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े बीजी ने रसोई से थोड़ा इधर आकर कहा, यूं ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो, प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकते। नटराजन ने कहते कहते इसे थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वह वीजी का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई में उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है, यह जानकर सोत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। वीजी ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार ढलना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों वीजी रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्जवल तरल आंखों से आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो वह गोरे चेहरों पर कलौस आ गई है। हंसी जैसे होठों को हल्के से छू के गुजर जाती है। ये 2 तस्तरियों में उपमा लेकर आई और मेज पर रखकर कॉफी लेने के लिए वापस चली गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है। सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर कॉफी लाकर वीजी ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। वीजी ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बना है ना? उस पल में जैसे पहले वाली प्रफुल्ला हासिनी विजय इस क्लांत मुख में झांक गई। तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच वीजी ने अपने को थोड़ा सा दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। वीजी ने कॉफी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने का प्रयत्न किया और पूछा, वॉशिंगटन में कैसा लगा वीजी? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वॉशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। घर में सब ठीक प्रकार है? पिता, भाई, बहन? वीजी ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना नहीं दी। इतना लड़ भिड़ कर इतने गर्व के साथ चली आई। यह किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी मुझसे भर गया है। वीजी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। वीजी और मनीष के विवाह न करने में मुकी का जितना हाथ है, नटराजन से छिपा नहीं है। इस नाटक का वह आद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ा कॉफी और दोगी वीजी? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप शेड की झिंझरियों से निकलकर दीवार पर गिरता हुआ प्रकाश अच्छा दिखता है। वीजी ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे से झटक दिए जिससे पूरे बाल खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूं। तुमने तो समाचार सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा, पर झगड़ने का मूड अब वीजी पर था नहीं। वह असीम थकान से भर गई और बांह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दिए। हाँ, वीजी के स्वर में ऐसा कुछ न था जिससे नटराजन को उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा हो, पर वीजी ने सायास आंखें खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना रह नहीं सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक उत्तर न दे पाकर वह वीजी की तरफ देखता रह गया।
सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियां पालती है। वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले विजी का कंठ रुद्ध हुआ, फिर आंखों में ढेर सारे आंसू उमड़ पड़े। पर वह कहती गई, उसके आगे मैं क्या हूं, अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय। मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक के अधिकारी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजी के पास बैठ गया। कैसी पागलपन की बात कर रही हो विजी, तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुखी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई। नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें स्पष्ट बात करने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर भी मुख से विजी को न जता सका कि उसके लिए वह कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजी के मात्र निकटताओं से उसमें जो प्रतिक्रिया होती है वह कभी हुआ नहीं। वह नटराजन के लिए बिल्कुल नया अनुभव था, पूरी तरह जानते हुए कि विजी मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों शादी कर लेंगे। नटराजन को विजी के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती थी कि शाम को विजी मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए विजी को अधिक घुमाने फिराने की बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारते। विजी इधर उधर अत्यंत उदास भाव से टहलती रहती और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बनते हुए अपने कमरे में लेटा हुआ पुस्तक पढ़ता। दीवार के उस पार विजी की हंसी सुनता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर अब वे दिन नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खो गए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजी के साथ जिस दायरे में घिर गया था, अब वह उसे काट फेंकेगा। मुखी फाइन आर्ट्स की छात्रा है। वह तांबे के पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक अकाउंट में उसका नाम चढ़वा दिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मुखी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया है। मुखी ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है। उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुखी ने अपने को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुखी के साथ घर जमाकर नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोच बाकी है। यहाँ पास बैठी विजी जितनी अपनी है, शायद मुखी कभी नहीं हो पाएगी। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो आया। विजी कभी ऐसी तो न थी। घर वालों से दूर, सुबह से शाम तक मेहनत के बाद शाम और रात अकेले बिताते हुए विजी को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ही ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। बहुत सीधी और सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके, ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुखी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर भी मुखी उसे न बांध सकी। विजी रो मत, नटराजन ने कहा। बहुत चाहती हूँ कि कमजोर न बनूं, पर फिर भी न जाने क्यों इतना दुर्बल हो जाती हूँ और मेरे आंसू नहीं रुकते। विजी तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चूक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता, मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मुखी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उस तरह की आधुनिक नहीं हूँ। विजी कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वह दीवार को एकटक तकती रही और फिर
उसने आंखें पोंछकर झेप सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सन्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ। वहां अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय लगने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए तल्खी से बोला, इसकी चिंता न करो विजी, मैं हर एक की बात सुनने को तैयार रहता हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट आदमी है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय धुनता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हो आई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के सामने विजी का वह मायूस चेहरा आता रहा। फिर अपने ऊपर गुस्सा भी किया कि जो स्वयं आहत है उसे और दुखी करने का क्या फायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेते तो क्या जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट, खूब झकझोर कर विजी को जगा देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा, फिर क्यों वो उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजी की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचित हो गया था, और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर विजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब कर अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाजें पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वह कुछ देर के लिए शौक में बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मनीष की मंगेतर भारत में है, दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है, उसे यह मालूम था, पर अचानक यहाँ आ पहुंचेगी इसका उसको अनुमान भी न था। फिर मनीष की फाइनेंशियल कंडीशंस शादी के लिए ठीक नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी विजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहा करता था, विजी उससे बिल्कुल अलग थी। उसके कपड़े, बाल और झिझकते हुए स्वर स्पष्ट निम्न मध्यम वर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह चिंतित ना हो। नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फोन पर मनीष से बातें कर ले और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर विश्वास से भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छाह करने और कभी कष्ट न होने देने की भावना जन्म आई। विजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो विजी अपने को संयत न कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में वह जब विजी का पक्ष ले मनीष से लड़ा तो मनीष ने हंसकर कहा, विजी को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे सहा नहीं जाता। मनीष के कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह शीघ्र ही जान गया था कि विजी उसे सदा एक करुणामयी मित्र की तरह ही समझती है। प्रेमी या पति वह कभी बन नहीं सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मूकी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिककर खड़ा हो जाता है और मूकी को कुछ देर तकता रहता है। मूकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है और गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों के ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मूकी ने
कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मूकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का वह एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या आप तक लैब में थे? मूकी ने पूछा। मूकी उपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वह अस्वाभाविक नहीं लगती। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मूकी की आंखें सचमुच लंबी है, पलकों पर भौहें जहां उगती है शायद आईलाइनर से खींची गई एक काली रेखा है। भौहें घनी हैं और आंखों पर एक काली छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ मूकी पर बहुत फफता है। मूकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो वह कुछ सोचती है उसे अविष्टित करती है। वीजी की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह वीजी और मूकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वह एक आदत बन गई जो सहजता से नहीं छूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मूकी के चेहरे पर स्थिर हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूँ। नटराजन ने इनविटेशन कार्ड लिफाफे में डालते हुए कहा, मैं यह रख लेता हूँ, कल दे दूंगा। मूकी ने हाथ बढ़ाया और इनविटेशन कार्ड ले लिया। नटराजन से कहा, तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूंगी। बात खत्म हो गई। मूकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, यह जानने का नटराजन के पास कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी यहाँ फर्नीचर नहीं आया है। मूकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बॉक्स, किताबें, कैनवस, दीवार के किनारे कुछ रखी हुई है। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मूकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई, यद्यपि काफी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सव में जाने में। मूकी ने न कभी प्यार मांगा न प्यार देने का वादा किया, जिसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा है। वीजी अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मूकी भी मनीष को मिस कर रही हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। राजन दुबला पतला, छोटे कद का, बहुत ही स्त्रीण प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा घिरा रहता है। मूकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या। नटराजन ने देखा मूकी हाथ का काम छोड़ उसे एकटक देख रही है। नटराजन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर पर्दा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में है अभी, मैं लेकर आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हो। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ शेल्फ नहीं है तब तक बॉक्स में रहने में कोई हर्ज नहीं है। कब तक आ रही हैं शेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मूकी कुर्सी को पीछे खिसकाती है और उठती है। लिफाफों को वह इकट्ठा कर अपने पर्स में डाल देती है। फिर वह नटराजन के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने में ऐसा रोचक भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा और बिजलियों की बहुत लंबी और धुंधली सी एक लाइन। मूकी के इतने निकट होने पर उसे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मूकी ने पूछा, मुझे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मूकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब नटराजन ने ताला बंद किया तो मूकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मूकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मूकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा, पर उसे असुविधा होगी यह कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मूकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी, यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान था और तीव्र गति से दौड़ती कार खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर कब्रगाह है
और वीजी को कई बार इस ओर से सैर के लिए लेके जा चुका है। प्रारंभ में वीजी और मूकी कितनी अच्छी मित्र थी। वीजी को एयरपोर्ट से लाकर मूकी के पास ही छोड़ दिया गया था, पर मनीष को मूकी से प्यार है। यह बात जानकर वीजी एकदम विक्षिप्त हो गई थी। उसने रोते हुए मूकी की बनाई हुई पेंटिंग्स दीवारों से उतार कर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे, और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने वीजी को तड़ातड़ 2 चांटे जड़ दिए। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने वीजी को पकड़ लिया था। वीजी शिथिल गात उसकी पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठ गई और रो रही थी। मूकी यह सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत ठीक थी। मूकी और वीजी ने उन दोनों को खाने पर बुलाया था। मनीष और वीजी को बैठक में छोड़कर मूकी रसोई घर की ओर चल गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मूकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूंगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पी लेते? बैठक में जाकर मनीष और वीजी के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पे चला गया, जहां न चाहते हुए भी उसे वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद वीजी ने यह कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह न सुन सका, पर अचानक ही चीखने और झगड़ने की आवाजें और कुछ चीजें फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झपटा। परिचित वीजी प्रचंड क्रोधित व बहुत अजीब सी हो गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी न रह सकूंगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। वीजी का ऐसा चेहरा हो आया कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब वीजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मूकी भूमि पर पड़े फटे कागज के टुकड़े इकट्ठा कर रही है। फिर उसने तांबे का एक आर्ट वर्क उठाया जो मेज के नीचे पड़ा था और जिसमें गड्ढे पड़ गए और उसे वो बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इन सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते हुए मूकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, मनीष, अगर मैं वीजी को अच्छी लगती हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही बताइए। यदि मैं वीजी से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूं तो क्या यह कोई अपराध है? मूकी की इस बात पर नटराजन ने चकित होकर उसे देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट 2 टूक भाव से कहा गया था। इसमें कोई दंभ न था, न अधिकार। मूकी शायद लोगों को वीजी से अच्छी लगी। सांवला रंग है, पर आंख लंबी, होठ सुगड़, उठने बैठने में एक लचक है। चारों ओर उसके व्यक्तित्व की सुगंध फैली रहती है। मनीष और मेरी रुचि मिलती है। वह लेखक है, मैं कलाकार हूँ। वीजी इज अ नाइस गर्ल। मगर जीवन भर मनीष को बांध कर रख सके ऐसा उसमें है ही क्या? मूकी थोड़ी अलग है। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह वीजी की तरह केवल गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब वीजी ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई तब मूकी ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भेजा। अगली सुबह वीजी के लिए गुलाब का एक फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने गया। वीजी अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसे एक भाव से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सिरहाने टिकी वीजी हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पत्ती सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो। मैं उस डायन के साथ नहीं रहूंगी। आगे इस पर कोई बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी निरर्थक बातों में ही समय बीत गया। दोनों ही और एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो वीजी ने पूछा, नटराजन, मनीष कैसा है? ठीक है, नटराजन कहते हुए झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीत गए। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिल आया।
इंडियन लैंग्वेज की किताबों के लिए कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी, वहीं वीजी काम करे इसका प्रबंध कर दिया और लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल गया। एक कमरा, छोटी रसोई और एक बाथरूम। वीजी के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन उसका सामान वहां पहुंचा दिया था। सामान मूकी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीजें ठीक कर गई। बाजार से थोड़ा जरूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एक एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। न चाहते हुए भी नटराजन को लगा कि मूकी भली है, मूकी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जगी। वीजी ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुम्हें सामान जमाने की क्या जहमत थी? वह तो मूकी आकर ठीक कर दी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, वीजी ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। वीजी, मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, वीजी ने कहा। इसी स्मृति से जुड़ा एक और प्रसंग है। नटराजन प्रायः वीजी की ओर चला जाता था, चाहता था कि उसे किसी तरह उलझाए रखे, जिससे वीजी को अधिक सोच विचार कर अपने को और दुखी करने का मौका न मिले। कभी उसे सिनेमा लेके चला जाता था। यदि समय हुआ तो 30-32 मील दूर वॉशिंगटन, विशेषकर मार्च अप्रैल में, जहां चेरी के फूल खिलने लगे। पहली बार वीजी ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर ढेर सारे आड़े तिरछे सफेद हाथी छपे हुए थे। उस साड़ी के गहरे नीलेपन ने वीजी के चेहरे का गोरापन और बढ़ा दिया था और वह बहुत कोमल और अनछुई सी लग रही थी। बाद में जब कभी भी वीजी को बाहर जाते देखा तो उसे उसी साड़ी में। फिर वह साड़ी आंखों में चुभने सी लगी और मन में रह रहकर प्रश्न उठने लगा कि वीजी की शादी की तैयारी में सूटकेस भर भर कर जो साड़ियां लाई है वो उसे क्यों नहीं पहनती। एक दिन न रहा गया, हंसी में उसने पूछ लिया, जब देखता हूं यही साड़ी पहनते दिखती हो, बहुत अच्छी लगती है क्या? वीजी ने दीर्घ समतल दृष्टि में देखते हुए हल्के से उत्तर दिया, बाकी साड़ियां मूकी ने रख ली है, किराया बाकी था। कुछ पल चुप रहकर नटराजन ने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? वीजी चुप रही। नटराजन ने आगे झुककर कहा, वीजी तुम मुझे अब भी अपना नहीं मानती। मैं तो चाहता हूं कि मैं तुम्हारे हर दुख, हर चिंता का भागीदार बन सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम अपना ही समझो। वीजी, जो अब तक बैठी पोटोमैक नदी के उस पार एयरपोर्ट की बिजलियां देख रही थी, अत्यंत त्रस्त हो उठी। एक झटके के साथ खड़े होते हुए उसने कहा, आगे कुछ मत कहना नटराजन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नटराजन कुंठित होकर चुप हो गया। उसके बाद वीजी जैसे खो गई। नटराजन ने अपने को काम में व्यस्त कर लिया और वीजी लाइब्रेरी के बेसमेंट में कहीं छिप गई। नटराजन की दृष्टि से ओझल। जून में मनीष सामान बांधकर कनाडा चला गया और वीजी वाशिंगटन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करने लगी। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि जब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंग की सूती साड़ियों में मूकी ही दिखाई देती है। मूकी जिसे पार्टियों में भी ले जाया जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वाद भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती है। हर सुबह बड़ी मशीनों के शोर से ही आंखें खुलती है। घर के बिल्कुल पास यूनिवर्सिटी की एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। उस सुबह जागकर वीजी निश्चल पड़ी हुई सीमेंट की मशीन का भारी घरघराना सुन रही थी और रह रहकर लगता था कि ऐसी ही मशीन के बीच आकर वह चूर चूर हो गई है। कई दिनों से वही सब फिर दोहराया जा रहा था। पहले मन पर छा जाने वाली घनघोर उदासी, बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन बिता देना और एक ना समझाया जा सकने वाला बेचैनी से मन हमेशा ऊपर से नीचे डोलता रहता है। वीजी अपने को धोखा नहीं दे पाती। वह जानती है कि मूकी और नटराजन का विवाह उसे जरा भी नहीं पसंद आ रहा। वॉशिंगटन से मेरीलैंड लौटी ही थी कि मिसेस चंदोला से भेंट हो गई। बोली, मूकी अब लड्डू खिलाने वाली है। क्यों? वीजी ने पूछा। नटराजन और मूकी ब्याह करने जा रहे हैं। खुद ही इनविटेशन लिख रही है और खुद ही बांट रही है। तुम्हें नहीं मिला क्या? मिसेस चंदोला मूकी को कभी नहीं अच्छी लगी।
उसकी झुंझलाहट थोड़ी सी और बढ़ गई जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी बारी कब आ रही है विजयलक्ष्मी, कनाडा कब जा रही हो। वह कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ गई, पर मन में कुछ आस रहा था। एक बार भी नटराजन ने व्यक्त नहीं किया कि मूकी से उसकी मित्रता है, और मित्रता इतनी बढ़ गई कि विजी ने चाहा कि एक के साथ इस बात को मन से झटक दिया जाए, पर वह तो कुंडली सी मारकर मन और विचारों पर जम गई थी। विजी ने वसंत की उस संध्या को याद किया जब नटराजन ने घुमा फिरा कर यह कहना चाहा था कि उसे विजी अच्छी लगती है। विजी ने नटराजन को एक मित्र के रूप में ही देखा था। तब वह घबरा उठी थी कि यदि नटराजन को स्पष्ट कहने का अवसर दिया होता तो उत्तर में न कैसे कहा जाएगा। उसके कितने एहसानों से लदी हुई थी वह, और नटराजन को पति के रूप में स्वीकार करना तब असंभव सा लगा था। नटराजन बहुत भला था, सहायता करने को तत्पर, उदार, बड़े दिल वाला, पर विजी को तब भी यह आशा थी कि शायद मनीष उसके पास लौट आए। 3 महीनों में अलग वॉशिंगटन में रहकर विजी ने बार बार इस बारे में सोचा, अपने को अनेक प्रकार से समझाया, और अंत में इस निश्चय पर पहुंची थी कि मनीष की जगह नटराजन नहीं ले सकता, पर नटराजन के साथ नई जिंदगी भी गढ़ी जा सकती है। इसलिए विजी बहुत कुछ इस मनस्थिति में थी कि यदि नटराजन ने फिर से यह प्रसंग छेड़ा तो वह कह देगी कि उसे सब स्वीकार है। पर यहाँ आकर जाना कि मूकी ने एक बार फिर उसे पराजित कर दिया है। इनविटेशंस तब तक बट गए हैं और विजी अपने को इस झूठे सपनों में बहलाती रही कि नटराजन को वह बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि नटराजन उससे एक बार फिर अवश्य यह पूछेगा। अब मूकी की गर्दन दबाकर उसे मार देने की इच्छा होती है, कॉफी में जहर मिलाकर उसे पिला दे ये इच्छा होती है, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दे और वह उस आग की लपटों में आ जाए, उसकी चीखें उस धुएं और जलती हुई लकड़ियों में खो जाए। विजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे ही इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी, पर मूकी के लिए वह बैर भाव रोम रोम में भित गया था। उसे कम से कम अपने से नहीं छिपाया जा सकता था। विजी चाहती थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे मूकी तड़प कर रह जाए, जिसमें बहुत दिनों तक उसके मुंह पर हंसी ना आ पाए और घमंड से भरा हुआ वह सर नीचे झुक जाए। नटराजन के कहने से वह मूकी के पास रहने को तैयार हो गई थी, पर उस पहली ही भेंट में वह जान गई थी कि मूकी ने एक दृष्टि डालकर उसे हे जानकर त्याग दिया है। विजी को मूकी में ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दिया। साधारण रंग रूप, कटे हुए बाल, कानों को पूरे ढके हुए थे और अकेले घर में बहुमूल्य साड़ी पहने थी। और तब विजी को अपने बहुत शैबी, बहुत हल्का सा अनुभव करने लगी थी। बाद में जाना कि मूकी के पिता अत्यंत धनी थे। उसकी सारी शिक्षा विदेश में हुई थी। 3 साल अमेरिका में रहकर प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश था, वह फ्रेज थी। कॉफी हाउस में देर रात तक बैठी रहती थी, ऊंची साहित्यिक बातें करती थी, अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी जो कभी भारत में छपी जाती थी। विजी अपने स्वभाव के झेपूपन पर कभी कभी लज्जित हो जाती थी और अपनी भारतीयता पर मूकी और उसके मित्रों के व्यंग से कभी कभी छिपकर रो लेती थी। वह स्मार्ट या आधुनिक नहीं है, वह यह जानती थी। होती भी कैसे? बीए में पहली बार लड़कों के साथ क्लास में बैठना हुआ, तब सभी लड़कियां झुंड बनाकर क्लास में जाती थी, साथ साथ बैठती थी और इकट्ठे ही लौट के घर आती थी। मनीष से परिचय तो मौसी के घर हुआ था और उन्होंने भी जैसे आंख बंद कर ली थी, और दोनों के मिलने जुलने पर रोक भी न थी। शायद सोचती होंगी कि मरी हुई बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी, सगाई की रस्म ऐसे ही हुई थी, न इधर से कोई आया न उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा, और 1 साल के बाद अपने लौट आने के बजाय उसने विजी को बुला भेजा, तो विजी ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवा कर आने का प्रबंध किया था। पिता बहुत नाराज हुए। विमाता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का वश न चला। पर यहाँ पहुंचने पर पाया कि मनीष मैक्सिको गया है। यह बात विजी को बहुत खटकी थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ने ही भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर वह रोज ही उसे सैर के लिए ले जाता था। कभी कभी वॉशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता था। तब मूकी ने अजीब अजीब सी बहुत बहकी बहकी बातें शुरू कर दी। एक दिन बोली,
मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया है। क्या? वीजी ने अचानक पूछा। कैसी भोली हो, उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती ही नहीं। नटराजन की तो लैब थी और वो थे। किसी लड़की से मतलब न था। अब रोज वॉशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुकी उस समय कैनवास पर रंग लगा रही थी, ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और विजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ पर है, पीएचडी है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8-10 हजार तो मिल ही रहे होंगे। मनीष के पास एक टुटपुजिया फेलोशिप ही है। वीजी से कुछ देर भले ही कहते न बना, फिर भी उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुकी, नटराजन मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, मैं उन्हें इस दृष्टि से देखती ही नहीं हूं। मुकी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूलाए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही। नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वो मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक ही रिश्ता है। तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसी सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुकी, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग ही छोड़ दो, विजी ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है, उसमें निश्चय ही नटराजन से अधिक वेतन व भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया होगा मुकी ने। विजी को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात का है कि नटराजन कैसे मूढ़ हो गया। क्या वह मुकी की असलियत नहीं जानता? विजी ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकियां रख ली और कुछ देर तक देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। विमाता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियां या खीज झुझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन की रेडियो के साथ फिल्मी गीत का गाना। क्या कभी उस विजय लक्ष्मी की किसी को याद आती होगी? इन 1.5 सालों में वह कितनी दूर आ गई है। मुड़कर देखने से मन में एक आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या जिंदगी थी, इससे एकदम अलग थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट है, किताबें हैं और एक खालीपन सा भर गया है। कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है, मनीष की बाहों की कसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी वह क्रूर शब्द। तब विजी यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी। वह जानती थी कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिताजी की दोहरी पर जाकर खड़ी होगी। कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे वीजी के अंदर की समस्त शक्ति रिस गई है। उसे उस छोटी सी रसोई में खड़ी वीजी सोचती है कि औरों की तरह सहज और सरल जीवन क्यों नहीं है उसका। कब अजाने में ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद आज इस दशा तक न पहुंचती। यदि मुखी सी कुटिलता आ जाती तो आज अकेले यूं अपने द्वंद्व से लड़ना नहीं पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक आने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए। और तब पाया कि वीजी अभी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी अपनी गली में आ गए। वीजी का घर पहले आया और पिछले दिनों की तरह फिर कॉफी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देने पर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में कौंध गया कि यदि वीजी ने कॉफी के लिए न पूछ उसे उसके रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन वीजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है। क्या? वीजी के प्रश्न भरे नेत्र उसके मुंह पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ न बनाना। उसके कहने के ढंग पर वीजी थोड़ा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। वीजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक में एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। वीजी ने कॉफी नापकर
परकोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं भी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर बाद जब वीजी लौट आई तो टूटी हुई मैत्री पुनः स्थापित हो गई है। ऐसे ही कुछ भाव उसके मुख पर था। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे और वो उन्हें फिर से समेट लिया और कहा, तुम्हारी किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूं वीजी? नहीं, वीजी ने अपनी साड़ी की सिलवटों को सही करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम हो गए आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा सा काम निपटाना है बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो ही गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है बस। वीजी कल से अधिक रिलैक्स्ड लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे वाली सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफी दुबली हो गई है, चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी और नीचे लाल तरल आंखें चमक रही हैं। वह एकटक देखता रहा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? वीजी ने पूछा। रसोई में कॉफी परकोलेटर खुदबुद करने लगा और कॉफी की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। कहो। बहुत आनंदित उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते, कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसे कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लासित, निरंतर मुस्कुराती हुई। वीजी रसोई में जाकर परकोलेटर ले आई और मेज पर रखते हुए बोली, अब सोचती हूँ वे भी क्या दिन थे। कितने सपने, कितनी उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल भी लेती हूँ। इसी में किसी की उपलब्धि की चेष्टा करती हूँ। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो आई है। पहले तो रह रह कर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं, तुम इस शादी से खुश हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण वीजी को लगा कि इतना उद्वत व्यक्तिगत प्रश्न उसे नहीं पूछना चाहिए। जैसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में एक नया आयाम आ गया है। वह मूकी का पति बनने जा रहा है। वीजी अब उसके लिए कुछ नहीं है। कभी कुछ थी, पर अब मात्र परिचिता है। अब मूकी उसके जीवन में समग्र अनुभवों की संगिनी बनेगी। हाँ वीजी। और वीजी कहने लगी कि मूकी सचमुच बहुत भली है, बहुत अच्छी है। नटराजन हंस पड़ा और कहा, छल कपट तुमसे नहीं निपटा बीजी। मूकी की प्रशंसा करने का प्रयत्न न करो। मैं जानता हूं तुम उसकी परछाई तक से घृणा करती हो। आश्चर्य है कि मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं कर दिया। वीजी का चेहरा थोड़ा बदला। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदलती? ओ वीजी, यू आर सो स्वीट। अच्छा कॉफी दोगी या नहीं? वीजी के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े छोड़ उसने बाकी चीजें सूटकेस में रखी और फिर मूकी को उसके घर फोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में ऊपर जाने की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरवाजा खटखटाने पर मूकी ने खोला। वह भी गहरे और हरे रंग की सूती साड़ी पहनी थी, पर उसकी साड़ी में चौड़ा लाल बॉर्डर जिसमें जरी के तारों का घना काम था। मैंने लैब में फोन किया था पर तुम थे नहीं, मूकी ने कहा। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला, विजय लक्ष्मी मिल गई थी, उसके साथ कॉफी पीने चला गया था। मूकी दरवाजे के पास से हटाई और बोली, शेल्फे आ गई हैं, मैं किताबें लगा रही थी। नटराजन ने कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दिया। मूकी की दृष्टि पर या उसने कोट उठाकर टांग दिया और कुछ हंसता हुआ सा बोला, अभी से डिसिप्लिन करने लगी। नटराजन का मन हल्का सा है। वह जानबूझकर नहीं सोचेगा कि इसका कारण क्या है, पर फिर भी जान रहा है कि विजी हंसी थी, खुली खुली थी। विजी की हंसी मन को भाती है, चाहता है कि विजी पहले की तरह हंसा करे, विजी प्रसन्न रहे। किताबों को बक्से से निकालकर मूकी ने फर्श पर फैला दिया। वह उठा कर नटराजन को देने लगी और नटराजन उन्हें लगाने लगा। 7 खानों की शेल्फ है, दीवार को पूरी तरह से ढक लिया है। जब सारी किताबें करीने से रख जाएंगी तो कमरा भरा भरा लगेगा। मूकी एक कपड़े से निकालकर किताब की धूल पोंछती जा रही है। नटराजन ने कहा, तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी मूकी, लाओ मैं साफ कर देता हूँ।
पुरानी ही तो है, मुकी ने कहा। 3 खाने भरने के बाद दोनों बॉक्स पर बैठकर सुस्ताने लगे। कमरे में गर्मी सी हो रही है, बाहर थोड़ा टहलने चलोगे? चलो। कमरे में बत्ती जलती छोड़ दोनों बाहर निकल आए। नीचे पहुंचकर लगा कि शाम सचमुच ठंडी और मोहक है। सड़क की बत्तियां बहुत चमकीली और पेड़ चुप खामोश। नटराजन ने पूछा, कार पर थोड़ी देर चलोगी मुकी? अच्छा। नटराजन ने दरवाजा खोला और मुकी रुक गई। नटराजन बाईं सीट पर आ बैठा और कार स्टार्ट की। बिना जाने कि उसने कार कब्रगाह की ओर मोड़ दी। कार में मुकी की सुगंध है। दीर्घ मौन तोड़ने के बाद नटराजन ने पूछा, मुकी क्या तुम्हें यह सब सच लग रहा है? मुकी गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। इस बात का उत्तर देना नहीं चाहती मैं। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुकी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुकी को स्पर्श नहीं किया है। इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाह छू लेना चाहता है, जैसे यह जानने की कि क्या उसकी त्वचा उतनी ही उष्ण और चिकनी है जैसे मनीष कहा करता था। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़क कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठाकर कहां और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मुकी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या ये शादी 34 साल के जीवन के अकेलेपन को दूर करने के लिए किया जा रहा है? पास बैठी नयनतारा मुखर्जी के बारे में वह क्या ही जानता है? नटराजन ने आकुल होकर पूछना चाहा, तुम क्या हो मुकी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे शादी करने को क्यों स्वीकार किया है? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हुई, या मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अतिरिक्त कुछ और भी है? क्या तुम वैसी ही लोभी, स्वार्थी, क्षुद्र हो जैसे वीजी ने तुम्हें चित्रित किया है? क्या तुम उतनी ही सहज प्राप्य हो जैसे अवज्ञा से मनीष कहा करता था? बी केयरफुल, मुकी ने कहा। सकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी और नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मोड़ी और कार सड़क छोड़ कंकरीली भूमि पर उतर आई। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद याद आया कि मुकी ने किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वीजी न उस रात सो सकी और न उसकी अगली रात। नटराजन वीजी को अपने लैब में पाकर चौंक उठा। हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, वीजी तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? कुछ समय होगा तुम्हारे पास? वीजी ने पूछा। हाँ। और वीजी कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, आओ कॉफी लाउंज में चले, वहां इस समय कोई नहीं होगा। वीजी चुपचाप साथ चल दी। कॉफी लोगी? नहीं, कोको कोला। नटराजन ने मशीन में पैसे डालकर 2 बोतलें निकाली और फिर ढक्कन खोलकर वीजी के आगे रख दिया। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन। 2 दिन से लगातार सोच रही हूं कि इस जिंदगी का क्या करूं। समझ नहीं पाती। वीजी रुककर नटराजन के मुख को देखने लगी और एकदम से कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए। मुझे अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। कुछ भी हो, वह अपना देश है, वे लोग मेरे अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? वीजी ने उसके चेहरे पर आंखें जमा दी। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? मैंने पता लगाया है, मुझे प्लेन पर जगह मिल जाएगी, न्यूयॉर्क से लंदन। नहीं, मैं पहले कनाडा जाना चाहती हूँ। ओह, नटराजन ने कहा, मालूम नहीं कब तुम्हें यह वापस कर सकूंगी, पर मुझे कोई और उपाय नहीं दिखता। पर वीजी तुम पूरी तरह श्योर हो ना? वीजी ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ। वीजी का हठ नटराजन को मालूम है। नटराजन ने जेब से चेकबुक निकाला और $1500 का एक चेक लिखकर दे दिया। नटराजन, वीजी ने कुछ कहना चाहा। अगर कुछ और जरूरत हो तो बताना वीजी। मॉन्ट्रियल कब जाओगी? कल शाम। तुम एयरपोर्ट मत आना, अकेले ही चले जाना चाहती हूँ। पर नटराजन उसे एयरपोर्ट ले गया। वीजी चुप थी। शायद वह भी उस दिन को याद कर रही थी जब मनीष की जगह नटराजन उससे यहाँ मिलने आया था। एक बात कहना चाहती हूँ नटू, वीजी ने जहाज पर चढ़ने से कुछ क्षण पहले कहा। मेरे प्रति अपनी भावनाएं बदलना मत। थोड़ी सी करुणा और उसका गला भर आया।
उसे पहुंचाकर लौटते वक्त नटराजन को लग रहा था कि उसके जीवन में कभी न भर सकने वाला एक अभाव हो गया है। साथ ही थोड़ा सा धीरज की हर समय वीजी की उपस्थिति दंश देने को न रहेगी। फिर नटराजन को याद आया कि अब तो कुल 3 दिन ही बचे रह गए हैं। शनिवार को कुछ मित्रों ने उसे और मूकी को खाने पर बुलाया है। रविवार को लैब के मित्र मिलकर नटराजन के लिए स्टैग पार्टी दे रहे हैं और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी ही है। फिर उसी रात प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहीं 10 दिन बिताएंगे। मूकी के लिए उसकी माँ ने लाल बनारसी साड़ी, शंख की चूड़ियां, कुमकुम भेजा है, वह वही पहनेगी। इस बीच फर्नीचर भी आ गया है, करीने से रख भी दिया गया है। घर पूरा पूरा लग रहा है। रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफेद और हल्की पीली। मूकी ने रैक बाय रैक चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। फ्रिज में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं, सब कुछ साफ सुथरा चमकता हुआ। नटराजन के मन में थोड़ा सा विस्मय है। मूकी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उसे आशा न थी। एयरपोर्ट से नटराजन अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ा चीजें पैक करनी थी, पर वह उन्हें वैसे ही छोड़कर कमरे में बैठा रहा। वीजी जाते जाते एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस मुलाकात से उसे थोड़ी यातनाएं ही और मिलेंगी, कुछ और नहीं। पर नटराजन जानता है कि वीजी के अंदर बल का एक स्रोत है। टूटती है, बिखरती है, पर अपने आप को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और लड़की इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। 7 बजे नटराजन उठकर नहाया, कपड़े धुले और फिर मूकी को लेकर कहीं बाहर जाने का विचार किया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मूकी को बता देगा कि वीजी चली गई है हमेशा के लिए। अब उसका नाम, निशान, उसकी छाया तक दोनों के बीच में नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजय लक्ष्मी आई थी और केवल वही लेकर लौट गई, पर साथ ही इतनी वेदना का भार भी। मूकी के घर ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चल पड़ा। जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे, जैसे 2-3 दिन में ही सब झड़ गए और इस समय पैरों के नीचे आकर दीन आर्द्र स्वर कर रहे थे। और वे सारे ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाए अपनी नग्नता में असहाय खड़े थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंचते हुए भी नटराजन यह निश्चय न कर सका कि वह मूकी को वीजी के जाने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई करीबी इंसान खो गया है ऐसे, या फिर ठंडे और निर्विकार भाव से कि मूकी वीजी चली गई है। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन दरवाजे से घर के अंदर आया और कमरे में आकर उसने पाया कि मूकी नए सोफे पर औंधे लेटी हुई है। दाईं बाह शिथिल से नीचे लटक रही है। बाईं मोड़कर उसने चेहरे पर गड़ा रखा है और उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मूकी, उसने बहुत चिंतित हुआ स्वर में पुकारा। मूकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, ये लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बोलना तक नहीं चाहती। नटराजन के लिए यह एक अनएक्सपेक्टेड घटना थी, इसलिए वह थोड़ी देर स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने झुककर मूकी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मूकी, क्यों? मूकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। नटराजन ने उसके कंधे को छोड़कर फर्श पे गिरी अंगूठी उठाई और मूकी की मुट्ठी में जबरदस्ती रखा और बोला, ऐसे आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मूकी। मुझे बताओ, इस दुख का क्या कारण है? ऐसी क्या बात हो गई? मूकी वेग से उठकर बैठ गई। सारे दिन रोने से उसकी आंखें फूलकर लाल हो गई थी और चेहरे पर एक गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो? क्या खुद नहीं जानते? मुझे तो रह रहकर यही आस्था है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वॉशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी और तुम वहाँ सैर कर रहे थे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीर कंठ में पूछा। जाने से पहले वीजी मेरे पास आई। जिसे सदा के लिए उसने नफरत की, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती। उसी ने बताया कि तुमने उसे $1500 दिए डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझे ख्याल भी न था कि तुम इतने आगे बढ़ जाओगे, पर आज फर्नीचर की दुकान से फोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया क्योंकि पर्याप्त धन नहीं है। तब मुझे लगा कि
मुखी का स्वर एक बार टूट गया और फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वीजी के सारे अत्याचार मैंने चुप होकर सहे। सोचती थी कि वह पागल है और नादान है। मुझसे शादी का प्रस्ताव करके भी तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती थी कि जब एक बार मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो तुम उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी। और एक लंबी सिसकी। मुखी, मेरी बात भी तो सुनो। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। मैं भी बहुत माननीय हूं नटराजन। मेरे अंदर दुख है और मैंने बहुत धीरज रखा है, पर अब और नहीं सह सकूंगी। गो अवे, ये शादी नहीं हो सकेगी। मैं किस प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए था। मेरे पिता के पास बहुत धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर एक अत्यंत विशाल हृदय के व्यक्ति हो, इसलिए मन ही मन प्रारंभ में तुम्हारे नजदीक आना चाहिए और तुम्हें चाहती आई थी। बाहर रात झुकाई है, कमरे में सन्नाटा है। केवल नैन तारा का पतला टूटा टूटा उठता गिरता स्वर है। इतने दिनों से जो कुछ भी भीतर चल रहा था वह सब एक साथ फूटकर बाहर आना चाहता है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुपचाप बैठा रहा। मुखी के शब्द ने उसे हिला दिया। वह समझ नहीं पा रहा है कि वीजी चलते चलते ऐसा क्यों कर गई। उसे प्रतीक्षा है मुखी के थक कर चुप हो जाने का, तब वह अपनी बात कह सकेगा। मन में आशा की नन्ही सी एक रेखा है कि शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास कर ले।